नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम RAS एग्जामिनेशन जो आपका अपकमिंग है उसके लिए हमारी जो पेड क्विजेज हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में हम देख रहे हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो कवर करवाई जाती हैं। RAS के लिए हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं वो स्टार्ट हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी भी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और चूँकि आपके राजस्थान स्टेट में इलेक्शन ईयर है तो ये एग्ज़ाम भी काफ़ी जल्दी होगा, तो आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए प्लीज़ अपनी तैयारी को जो है एक बेहतर रूप दें और जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कवर करें। उसी में से यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम अपनी क्विज देख रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल होती है और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको सीधे सीधे या इनडायरेक्टली भी देखने को मिलेंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो प्लीज़ इसको भी फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इससे कई सारी फाइंडिंग्स मिली हैं इसके अलग अलग स्थलों से, ठीक है, और कई सारे फैक्ट हैं, तो इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चलेगा। उसी क्रम में हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिनका नाम पशुपतिनाथ है की मूर्ति मिली है। तो कई सारी सील्स हमें अलग अलग साइड से मिलती हैं, उसमें से एक पशुपति की सील है जिसको कि ये महायोगी सील भी कहा जाता है, कई बार ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक, जिसमें ये 3 फेस्ड डाइटी पशुपतिनाथ की आकृति बनी है। तो ये मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो की साइड से, ठीक है, वर्तमान का जो पाकिस्तान में ये स्थित है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से 7 अग्निकुंडों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जैसे जो हवन वगैरह करते हैं ना अग्निकुंड, उस प्रकार से, तो अग्निकुंड, इसके अलावा जो ये हमारी ये फायर अल्टार्स होती हैं ना, जो वेदिकाएं होती हैं पूजा पाठ करने में जिसका यूज़ किया जाता है, तो इन सब का साक्ष्य मिला है हमें कालीबंगा की साइड से, जो हमारे वर्तमान राजस्थान स्टेट है, इसमें यहाँ पे ये साइट होती थी। और अर्लीस्ट जो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य की भी जानकारी हमें कालीबंगन के जो है एसोसिएशन में मिलती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो प्लीज़ इसकी जो लिस्टिंग है कि किस साइड से हमें क्या मिला है उसको जरूर पढ़िएगा। अब इसमें देखना है क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है, पेयर हमारे पास हैं, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल हैं और किस नदी के तट पर वह स्थित थे उनके नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा ये कालीबंगन का रावी रिवर लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। लेफ्ट बैंक पे होता था ये घग्घर रिवर के, ठीक है, और राजस्थान का जो हमारा ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के आसपास का रीजन जो है ये मतलब वहाँ पे स्थित था हमारा साइट। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देखिए। फिर से क्या सुमेलित नहीं है, हमारे इंडस वैली के स्थल हैं और वर्तमान जिस राज्य में ये पहले हुआ करते थे उनका नाम लिखा हुआ है। तो गलत इसमें है बनावली, राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा स्टेट का जो ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे स्थित है, मतलब स्थित था, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, देखना है कौन सा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सही या फिर गलत, बहुत ध्यान से देखा करिए। आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बार बहुत सारे बच्चों की इस वजह से ही गलत हो जाते हैं, ठीक है, आपको आ रहा होता है बट आप OMR में गलत भर देंगे, नंबर आपके कटेंगे, ठीक। तो देखते हैं, वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे एंशिएंट टाइम पीरियड पे आप देखेंगे तो चूंकि क्या था, रिसोर्सेज थे ही नहीं, ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें एकदम कह सकते हैं कि फ्रॉम द स्क्रैच लोगों ने स्टार्ट किया, तो ग्रामीण लेवल से ही स्टार्ट हुआ। तो वैदिक संस्कृति जो लोगों की थी वैदिक काल में वो बिल्कुल ग्रामीण थी, ये सही बात है। दूसरा है जो सबसे हमारा ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, तो उसके जो कह लीजिए कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए 10 अलग पुस्तकों की रचना की गई जिसको मंडल का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो है शूद्र शब्द मिलता है। तो जैसे 4 वर्णों में समाज के लोगों को विभाजित किया गया ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो जो सबसे लोवेस्ट क्लास के लोग माने जाते थे शूद्र, तो इसका इन्फॉर्मेशन हमें जो है 10वें मंडल से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें हमारी जो है वो ठीक हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है।
इसमें देखिए किस वेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, इंडियन म्यूजिक। तो ये जो हमारा वेद है साम वेद, ठीक है, तो ये जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट का जो है कह लीजिए माना जाता है, ठीक। इसमें संगीत से संबंधित जो मैक्सिमम इसमें मतलब मंत्र वगैरह है, इसके कंपाइलेशन है ये, ठीक। अब देखें ऋग्वेद जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है, उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पे 4 लिखे हैं कौन सा गलत है ना। तो चारों स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है ना, उसमें जिसका उल्लेख होता है, तो ये हमारी गंगा रिवर नहीं है बल्कि सरस्वती है, ठीक है। और सरस्वती को ही ये नदी तमा कहा गया है, ठीक। इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा। और बाकी के स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, इनको पढ़ लीजिए। देखिए ये कुछ फैक्चुअल टाइप की चीज़ें हैं, जैसे ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो पूरे ऋग्वेद के कंपाइलेशन में गंगा रिवर के बारे में जो है 1 बार चर्चा की गई है, जो कि 10वें मंडल में, ठीक है। और जैसे यमुना रिवर है तो यमुना का 3 बार जो है मेंशन किया गया है। तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें थोड़ा ध्यान रखा करिए। अब देखिए सामवेद जो हमने अभी म्यूजिक वाला अपना वेद देखा था, ठीक है, तो इसका पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है। तो जैसे सामवेद की अगर हम बात करें तो इसका पाठ करने वाला जो पुरोहित या पंडित है कह लीजिए, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो उसको बोलते थे ये आपका उद्गात्री। तो जैसे यहाँ पे उद्गाता लिखा है तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ऑप्शन ए को चुन लेंगे। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट फिर से हैं, इसमें देखिए गलत पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ही जो है ये गलत है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण शतपथ है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए बेसिकली जो हमारे वेद हैं उस पे एक तरीके से कमेंट्री यानी कि टिप्पणी टाइप की जो डिटेलिंग की गई कुछ पुस्तकों में, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो उसी में से अथर्ववेद जो है इसका हमारा जो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और शतपथ की बात करें तो ये हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है इसका यजुर्वेद का, ठीक है। तो और बाकी ये स्टेटमेंट देखिए ये ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार पॉज करके। इसमें कौन सा युग्म गलत है, तो ये युग्म बेसिकली इस प्रकार से बने हैं, हमारे वैदिक काल की कुछ मतलब शब्द हैं और उनको उस समय पे क्या कहा जाता था, ठीक है। तो जैसे राजा शब्द एक आम बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते तो इसको गोप्ता कहा जाता था, ये ठीक है। गाय को अघन्या कहा जाता था, मरुस्थल को जो है धन्व कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा, है ना, धन्य नहीं धन्व, ये भी ठीक है। अक्षवाब शब्द गलत है, अक्षवाब जो है जो ये लेखाकार होते हैं ना, लेखाकार, इनके लिए यूज होता था अक्षवाप, ठीक। तो इस वजह से डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां हैं और आधुनिक नाम उनके जो है आप अब जिस नाम से नदियों को जानते हैं वो लिखा है। तो कौन सा युग्म उस रेफरेंस में गलत है, तो देखते हैं। इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वितस्ता रिवर जो है ये वर्तमान में जो झेलम रिवर है ना, उसका नाम था। और अगर गोमती की बात करें तो गोमती जो है इसका मतलब एंशिएंट नाम था और वर्तमान में इसको गोमल कहा जाता है, ठीक। फिर से वही पेयर है रिवर्स वाला ही। तो शुतद्री यहाँ पे जो है स्वाद के लिए लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ये सतलज का एंशिएंट नाम था, ठीक है, सतलज रिवर का। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया है। तो हमारे वेदों से संबंधित कुछ उपनिषद ग्रंथ भी हैं, ठीक है। तो उसमें से ही एक हमारा जो ये श्वेताश्वर उपनिषद है ये संबंधित है किससे, यजुर्वेद से। तो उसमें ही यहाँ पे जैसे परमात्मा है ना, तो सुप्रीम पावर गॉड या जो कह लीजिए, इनको आप आज जैसे मतलब इन शब्दों से बुलाते हैं। तो परमात्मा के लिए रुद्र शब्द यूज हुआ है और दुनिया यानी वर्ड के लिए माया शब्द यूज हुआ है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, गलत ये बेसिकली हमारे बुद्ध धर्म से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ कथन है। तो देखिए बुद्ध के प्रथम गुरु रुद्र कराम पुत्र थे, ये बात गलत है। ये बेसिकली गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे, सेकंड। फर्स्ट जो थे उनका नाम क्या था, आलार कलाम, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी के विकल्प ठीक हैं।
गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनके प्रतीकों का कौन सा युग्म गलत है? तो कई सारे इवेंट्स जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित रहे उसके लिए कई प्रतीक चिन्ह जो है हिस्ट्री में हमारे बताए गए हैं। जन्म को संबंधित किया गया है कमल, है ना, जो कमल का फूल होता है। और उन्होंने जो अपना गृह त्याग किया था तो उसके लिए घोड़े को इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान प्राप्ति जो उनको हुई थी बोध गया में, तो यहाँ पे पीपल या कह लीजिए बोधि वृक्ष जो है उसको दर्शाया गया है, चक्र नहीं होगा। चक्र की अगर बात करें तो चक्र चिन्ह यूज़ किया गया है जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, है ना, सारनाथ वाला, उसके लिए। बाकी जो निर्वाण यानी कि मृत्यु की उनकी ये घटना है तो उसमें पद चिन्ह जो है उसको दर्शाया गया है, ये भी ठीक है। अब बुद्धिस्ट जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप तो लेटर ऑन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, बौद्ध संगीत इनको कहा जाता है। तो उसके रेफरेंस में कौन सा यहाँ पे जो युग्म है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल का नाम और किस जगह हुआ था उसका पेयर लिखा हुआ है, तो तीसरा वाला गलत है। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी ये आपका यहाँ पाटलिपुत्र यानी जो पटना है यहाँ पे हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्स, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के, है ना। तो ये बेसिकली कुंडल वन शब्द जो लिखा है तो कुंडल वन कश्मीर में है, जो डी ऑप्शन में है। तो कुंडल वन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। तो तीसरा गलत हो गया। नेक्स्ट है मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था? ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे विहार, है ना, जो ये बेसिकली निवास स्थल होते थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में एक वेणुवन महाविहार जो बनवाया था ये बिंबिसार ने, और ये जो है वन ऑफ द फर्स्ट ऑफरिंग टू गौतम बुद्धा था, कह लीजिए। और ये कहाँ पे बनवाया गया था? तो नालंदा में, ठीक। अब इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वर्तमान भारत में देखेंगे कुछ फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, है ना, बौद्ध मठ, तो उनके नाम है और स्टेट का नाम लिखा है। इनकी लिस्टिंग प्लीज जरूर देखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में भी लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो शंकर मठ, है ना, सी ऑप्शन में जो लिखा है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये लद्दाख में है। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देखिए एक बार। अब है कि कौन सा साहित्यिक स्रोत मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो मौर्य काल के जितने शासक हुए उसमें कई सारे इवेंट्स हैं, तो उस काल के यहाँ पे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे मुद्रा राक्षस एक पुस्तक लिखी गई थी, है ना, ये विशाख दत्त के द्वारा, ठीक है। और विष्णु पुराण और ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई, है ना। तो सारे ही सोर्सेज हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन पीरियड। इसमें देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष तथा उनके कार्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने देखेंगे सबसे प्रामाणिक उस समय के शासनकाल में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उस पर एक पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम है अर्थशास्त्र। इसको इकोनॉमिक्स की बुक मत समझिएगा, है ना, ये बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर लिखी गई एक पुस्तक थी। तो मौर्य काल का इतिहास या उस समय की जो क्रियाकलाप थे उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है। तो इसमें देखेंगे कई तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते थे और उनके जो अध्यक्ष थे और उनका क्या, उस डिपार्टमेंट का क्या कार्य था। तो उसी क्रम में यहाँ पे जैसे सी ऑप्शन गलत है, ये बंदरगाहों के अध्यक्ष को पत्तना अध्यक्ष बोलते थे, है ना, पत्तना, पत्तन जैसे हिंदी में शब्द होता है ना पोर्ट के लिए। बाकी जैसे ये लवड़ा अध्यक्ष लिखा हुआ है, तो ये जैसे नमक होता है तो नमक को हिंदी में लवण कहते हैं, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष को ये कहते थे। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बाकी जो विकल्प यहाँ पे लिखे हैं ये सब ठीक है। मौर्य काल में मार्गदर्शन कर को क्या कहा जाता था? गाइडेंस टैक्स एक लगता था मौर्य पीरियड में, उसको अतिवाहिका कहते थे, ठीक है, सी ऑप्शन। और जैसे अन्य यहाँ पे नाम लिखे हैं, तो जैसे प्रणय जो है, ठीक है, तो ये बेसिकली जब कोई प्रकार का संकट होता था तो ऐसे में जो स्टेट लोगों से टैक्स वसूलता था उसको प्रणय बोलते थे। विष्टि जो है ये बंधुआ मजदूरी टैक्स होता था। और विविध जो डी ऑप्शन में लिखा है ये चारण कर होता था बेसिकली, है ना, पेस्टोरल टैक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है सम्राट अशोक को विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? तो वन ऑफ द फेमस ये किंग्स हुए, ठीक है, एंशिएंट पीरियड में, तो कई सारे इनके नाम मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे अशोक वर्धन जो है ये यहाँ पे ऑप्शन ए में ये मिलता है हमें विष्णु पुराण में, ठीक है। एक एंशिएंट डायनेस्टी और है सातवाहन, तो इसका संस्थापक कौन था ये पूछा गया है। तो फाउंडर के इनके नाम था ये सिमुक सातवाहन, ठीक है, विकल्प ए।
अब यहाँ पे संविधान की बात की गई है, तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो हमारे अलग अलग भाग में कुछ अलग अलग प्रावधान है संविधान में। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स, तो भाग 3 जो है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच। ठीक, जैसे बाकी के बारे में देखें तो आर्टिकल 1 से 4 तक हमारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाला है, 5 से 11 सिटीजनशिप का है, 36 से 51 जो है ये डीपीएसपी का है। ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, वही हमारे भाग और उसके क्या नाम है। तो बाकी चीज़ें तो ठीक है। मौलिक कर्तव्य का जो भाग है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 42 1976 में, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये भाग 4A है। ठीक है, और 5 की अगर बात करें तो ये यूनियन वाला हमारा भाग है। ठीक है, यूनियन आर्टिकल 52 से 151 तक। और ये 4A में सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51A, इसके अंतर्गत कुल 11 ड्यूटीज़ है हमारी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर क्या सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। पार्ट 5 अभी हमने देखा कि यूनियन है, और पार्ट हमारा जो 6 है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में है। ठीक है, फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है, तो वही भाग और प्रावधान। तो बाकी सब तो ठीक है। प्रेसिडेंट भी चूंकि हमारे भाग 5 में उनके सारे प्रावधान दिए हुए हैं, तो प्रेसिडेंट की एक पावर है लेजिस्लेटिव, जिसमें वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अंतर्गत। इस आर्टिकल को भी ध्यान रखना है। तो ये इकलौता आर्टिकल है, और ये किस भाग में मिलेगा, भाग 5 में ही है ना। तो यहाँ 6 लिखा था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स में ही हमारे एक अनुच्छेद है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। तो इसका प्रावधान आप देखिएगा आर्टिकल 20 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 52 से लेकर के लगभग 62 तक में देखेंगे तो सारे मोस्टली जो प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंट के रेफरेंस में दिए हुए हैं। तो उसी क्रम में से उनकी, जैसे इंडिया में क्या प्रावधान है कि प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति चाहे तो कितनी बार ही इलेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे 2 बार की मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो उसी क्रम में री इलेक्शन की क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं हमारे जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होंगे, तो ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल हमारा 57 में, है ना। तो इन सभी आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। अब है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अभी जैसे हमने बात की कि आर्टिकल 62 तक तो प्रेसिडेंट ही हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस होगा, इसके बारे में जो पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्टिकल 63 में मिलती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी के विकल्प ठीक हैं। अब आगे देखिए कौन सा युग्म फिर से सुमेलित नहीं है, आर्टिकल और प्रावधान। तो ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 82 नहीं 83 में है, ये गलत हो जाएगा। 82 की अगर हम बात करें तो जो ये मतलब जो हमारे दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और ये राज्यसभा, ठीक है, तो जो सेंसस होता है तो सेंसस के बाद इनका जो री एडजस्टमेंट होता है इन हाउसेज का, उसके संबंध में ये बात करता है। देखिए यहाँ पे मनी बिल की बात की गई है, धन विधेयक, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसके संबंध में विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, तो ये आर्टिकल 109 में दिया गया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मनी बिल की जो डेफिनीशन है वो आर्टिकल 110 में दी गई है, ठीक है, शायद आपने ये पहले पढ़ा होगा। और बाकी एक चीज़ मनी बिल के रेफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई भी मनी बिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा इन चीज़ों के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारा जो संविधान में 12 अनुसूचियां हम पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें से 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की लिस्ट दी गई हैं। तो एक है यूनियन, दूसरा स्टेट, तीसरा है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची जिसपे हमारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। ये प्रावधान हमने लिया है किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के, तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। अब देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत तथा संबंधित देशों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको पता ही होगा कई सारे प्रावधान हमने अन्य देशों के संविधान से प्रेरित होकर के अपने संविधान में शामिल किए हैं। तो उसी में देखेंगे राज्यपाल का कार्यालय जो है ना, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जो स्टेट्स में अपॉइंट किए जाते हैं, ये प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का आया था उसी से लिया गया है, जापान से नहीं। जापान से अगर हम बात करें तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है लॉ के रेफरेंस में, हमने वो प्रावधान एक मुख्य रूप से वहाँ से लिया है। बाकी के ऑप्शंस को देखिए, ये सब चीज़ें ठीक हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं।
तो प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फ्रेज आता है ना, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। तो ये सब आइडियाज़ हमने लिए हैं फ्रेंच से कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रांस में अब जैसे वर्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहाँ से देखेंगे ये फ्रेज काफ़ी पॉपुलर हुआ, तो उसी से यहाँ पे इंस्पायर होकर के ये चीज़ें अडॉप्ट की गई। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जजेस के रिमूवल का जो प्रोसीजर है ये हमने यूएस से लिया है, विकल्प बी। अब इसमें फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है, पार्ट्स हैं और प्रोविजन लिखे हुए हैं। तो इलेक्शन का प्रोविजन जो है पार्ट हमारे 15 में है, ठीक है, आर्टिकल 324 से आगे, ठीक है। और 14 इटसेल्फ की अगर बात करें तो एक पार्ट है हमारा जिसमें सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स करके एक पार्ट है, ठीक है। बाकी के विकल्प ठीक हैं। अब देखें फिर से क्या सुमेलित नहीं है, तो सीएजी जो हमारे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनका प्रावधान भी भाग 5 में है, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक, ठीक है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 11th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है इसको ऐड किया गया था, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा उसके माध्यम से, जिसमें पंचायत की बात की जाती है मुख्य रूप से। तो पंचायतों से संबंधित जो विषय हैं उनकी कुल संख्या है इसमें 29। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से गृहीत है? तो जुडिशियल रिव्यू, कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं कह लीजिए प्रभावित कर रहा है या इनकंसिस्टेंट है कह लीजिए किसी भी प्रावधान से, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू का एक जो है पावर है। तो ये प्रावधान लिया गया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो एक हमारा 8th शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस करके, उसमें कुल हमारी 22 भाषाओं के बारे में जो है मतलब डिटेल्स हैं। 8वीं अनुसूची की कुल 22 भाषाओं की जो लिस्ट है एक बार देख लीजिएगा। उसी में से पूछा गया कि इन 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं कौन सी यहाँ ऑप्शन में दिए हुए जो हैं वो उसमें शामिल नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है इसमें, है ना। इसमें क्या सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। आर्टिकल 381 में प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ये लिखा है, ये गलत है। ये देखेंगे राष्ट्रपति और जो राज्य के राज्यपाल हैं इनके लिए कुछ प्रोटेक्शन जो है मतलब प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी जानकारी हमें आर्टिकल 361 से मिलती है, ठीक है। ये वाला गलत है, बाकी के विकल्प जो हैं 2 ऊपर के ठीक हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? तो कुछ हमारे ये ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे हमारे ये राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना। इन 4 राज्यों के बारे में विशेष उपबंध 6वीं अनुसूची में मेंशन है इनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। तो मणिपुर इसमें नहीं होगा। संविधान की किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन, अभी आपको ऊपर ही बताया था, ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गवर्नेंस का जो सिस्टम है एक फेडरल सिस्टम इंडिया में जो फॉलो होता है, जिसमें क्या है कि जो हमारी सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। तो ऐसी फेडरल व्यवस्था वाला जो प्रावधान हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? कनाडा से। कुछ अन्य प्रावधान है, कौन सा? अब देखें, आर्टिकल और उस प्रावधान के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति यानी जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उनकी जो नियुक्ति का प्रावधान है वो आर्टिकल 155 में दिया गया है, ठीक है। 157 की अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या ये मतलब कह सकते हैं क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है। तो स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्मेशन, है ना, राज्यों के विधानमंडलों का गठन जो ये प्रावधान दिया गया है ये आर्टिकल 168 में है, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं तो
ये वाला गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें 169 आर्टिकल की, ठीक है, भाग 6 का ही पार्ट है ये, तो 169 में किसी राज्य में जो विधान परिषद होती है यानी कि अपर हाउस, ठीक है, उसको क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है, उसका प्रावधान है, ठीक है। जैसे वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, विधानसभा के साथ साथ। तो आप जरा हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। और इस प्रश्न में बाकी के विकल्प ठीक थे। इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ अच्छे से देखें। हमारे ग्रुप्स के साथ आप जुड़ सकते हैं अपनी बेहतर तैयारी के लिए। यहाँ पे सब कुछ टू द पॉइंट और जो भी आपके लिए एक्सपेक्टेड है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।